हेलो, नमस्कार। आज एक बहुत ज्यादा मेरे पास डिमांड आ रही थी, तो प्रीवियसली भी मैंने एक दो वीडियोस अपलोड किए थे कि हम गवर्नमेंट जॉब को किस तरीके से देखें। तो आज मैं एक कुंडली को एनालाइज करने वाला हूं, जो कि ना केवल गवर्नमेंट जॉब बल्कि हायर अथॉरिटीज हम कैसे बन सकते हैं कुंडली को देखकर। ये एक नेटिंग की कुंडली है, जो एक बहुत ही रिनाउंड आईएएस ऑफिसर है, फीमेल चार्ट है ये। और उनकी काफी प्रसिद्धि हुई थी, पीछे डिस्प्यूट भी हुए थे। और वो खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनके हस्बैंड भी आईएएस ऑफिसर हैं। तो इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था। तो किस तरीके से इस कुंडली को मैं एनालाइज करूंगा, आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये दोनों चीजों को बताएगा कि आपको यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपकी कुंडली में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए या हायर अथॉरिटी बनने के लिए, क्योंकि सर्विसेज होती हैं, उसको कितनी भी पावर हो वो सेवा में ही होता है सरकार की। तो जो हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं उन्हें आप नोट कर लें। फर्स्ट हाउस लग्न, सिक्स्थ हाउस एंड टेंथ हाउस। सिक्स हाउस सर्विसेज का हाउस होता है, कंपटीशन का हाउस होता है। बगैर कंपटीशन क्लियर किए हुए कोई भी आपका यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता या हायर अथॉरिटी बन नहीं सकता। आज के टाइम पर आपको कंपटीशन क्लियर करना पड़ेगा। और प्रोफेशन का हाउस है टेंथ हाउस। तो ये थ्री हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्दर जो प्लैनेट्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं, ये सभी क्राइटेरिया गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी एप्लीकेबल है। सबसे पहले आपका इन्वॉल्व होता है सन, जो कि किंग ऑफ प्लेनेटरी सिस्टम है, राजा है ये। दूसरा इन्वॉल्व होता है जुपिटर, जिसे मंत्री या एडवाइजर भी बोलते हैं। ये नॉलेज और बुद्धि, नॉलेज का कारक भी है, एक्सपेंशन का कारक भी है, आपका कार्य क्षेत्र में वृद्धि का कारक भी जुपिटर होता है। नेक्स्ट सैटर्न है। यदि आप ऐसी किसी जगह पे पोस्ट होते हैं जहां पे पब्लिक डीलिंग होती है, मासेस से आपका लेना देना होता है, तो जो भी आईएएस वगैरह बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, सभी का मासेस पब्लिक से लेना देना होता है, इसलिए सैटर्न का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मार्स का भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि मार्स अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, अग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, असर्टिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी हायर ऑफिसर्स होते हैं उनमें सभी क्वालिटीज होनी चाहिए। और एक जैमिनी का अमात्य कारक प्रोफेशन से रिलेटेड सभी मैटर्स में हमें देखना ही चाहिए, एएन के। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे। और हम क्या देखेंगे कि जब वो नेटिव एग्जाम दे रहा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उस टाइम पर उसकी कोई अप्रोप्रिएट अच्छी दशाएं हैं या नहीं, योग कारक दशाएं हैं या कोई भी टेंथ हाउस से रिलेटेड प्लेनेट की दशाएं हैं या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक दशाएं सही नहीं होंगी तभी भी सिलेक्शन होना डिफिकल्ट है, बाकी सारे क्राइटेरिया पूरे हो रहे हो तभी भी। फिर हमें देखना है कि उस टाइम पर जो ट्रांजिट है वो टेंथ या इलेवेंथ हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं। तो मैं पहले बता देता हूं कि प्रोफेशन के लिए टेंथ के अलावा इलेवेंथ हाउस भी देखना जरूरी होता है। फिफ्थ हाउस का भी बहुत ज्यादा रोल होता है गवर्नमेंट सर्विसेज में, क्योंकि बगैर एजुकेशन के गवर्नमेंट सर्विस कोई लग नहीं सकती और अच्छी पोस्ट तो नहीं मिल सकती। तो आपकी एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, आपका 11th भाव भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति या विशेष या एम्बिशंस का भाव होता है। जब तक वो भी फलित नहीं होगा, उससे रिलेटेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तभी भी आप कोई बड़ी पोस्ट नहीं गेन कर सकते। टेंथ हाउस कर्म क्षेत्र है, उसके बाद का भाव है वो कि हमें क्या प्रोग्रेशन मिलेगा। मगर जब आपको मिलता है उस टाइम पर इक्वली फिफ्थ और 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होता है। ज्यादातर लोग 10th हाउस पर फोकस कर लेते हैं, मगर ये सभी हाउस यहाँ पर मिले जुले हैं। एजुकेशन इज लिंक्ड टू प्रोफेशन एंड इज ऑल्सो लिंक्ड टू द इच्छा पूर्ति, या जिसे हम बोलते हैं हमारी एम्बिशन से रिलेटेड होता है। लाभ भाव भी होता है। तो इन सभी भावों को आपने हमेशा देखना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस कुंडली को लेकर। तो आप जिस भी कुंडली को गवर्नमेंट सर्विस या किसी भी अच्छी अचीवमेंट के लिए एनालिसिस करेंगे, तो लग्न को देखना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी लग्न के अंदर ताकत नहीं होगी, दम नहीं होगा, लग्न स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आपको सक्सेस लाइफ में एक लिमिट से ज्यादा नहीं मिल सकती। और लग्न और फिर लग्न लॉर्ड दोनों का ही रोल हो जाता है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने में चंद्रमा या मून की स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई बड़े कंपटीशन को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस या धैर्य की जरूरत होती है, बहुत लंबे टाइम तक डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है हमें। और विल पावर होनी चाहिए, मगर उसके हो नहीं सकता। तो विल पावर तब तक नहीं होगी जब तक कि आपके मून की पोजीशन कुंडली के अंदर अच्छी नहीं है। अब मैं इन सभी फैक्टर्स पर अब इस कुंडली को हम देखते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर है तो ये सारी चीजें मुझे मालूम है।
सबसे पहले मैं आ जाता हूं इनकी लग्न पर। लग्न में 7 साइन है, लिब्रा साइन है, ये अच्छा साइन माना जाता है। वीनस की जो लग्न होती है वो अच्छी मानी जाती है प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर हम देखते हैं तो 7 साइन को इसमें इस कुंडली में मैं एनालिसिस करता हूं तो कोई भी प्लेनेट एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो लग्न अब अनब्लेमिश्ड है, नहीं तो कोई शुभ प्लेनेट देख रहा है, नहीं अशुभ देख रहा है। जब किसी भी भाव को कोई भी नहीं देख रहा हो तो उसे हम गुड कंसीडर करेंगे। कोई बेनिफिक देख रहा है तो बेस्ट कंसीडर करेंगे, मेलिफिक देख रहा है तो वो कमजोर हो जाएगी। तो लग्न ठीक ठाक है। अब लग्न लॉर्ड की बात कर लेते हैं। लग्न लॉर्ड वीनस है, तो हमने देखा कि वीनस जाकर आपका फिफ्थ हाउस में जाकर बैठ गया, ट्राइन में बैठ गया। तो लग्न लॉर्ड की ट्राइन में स्थिति बहुत अच्छी ही मानी जाएगी। तो लग्न लॉर्ड की स्थिति अच्छी है। अब हम देखते हैं कि उस पर किस किस का असर है, इन्फ्लुएंस है। तो लग्न लॉर्ड यहां पर देखते हैं तो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, जो इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह है। 10th लॉर्ड चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और मार्स के साथ बैठी हुई है लग्न लॉर्ड। तो यहाँ पर ये मून भी न्यूट्रल है, मगर मार्स तो खैर एनिमी प्लेनेट हो गया। मगर यहाँ पर इस कुंडली के अंदर फिर भी ये ट्राइन की वजह से इसकी पोजीशन ये मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो अच्छी ही मानी जाएगी। मित्र राशि में होने की वजह से इसकी ट्राइन में पोजीशन है, तो लग्न लॉर्ड की पोजीशन रिलेटिवली हम काफी बेटर ही मानकर चलेंगे। तो अब लग्न लॉर्ड हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें एक कॉम्बिनेशन होता है कि यदि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करनी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, सन और जुपिटर इनका जरूर लिंक होना चाहिए। 10th हाउस से, लग्न से कोई न कोई लिंक बनना चाहिए, छठे भाव से, इन सभी से कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए सन एंड जुपिटर का। तो इस कुंडली में देखिए ये अपना बना बनाया है कि सन यहां से 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, जो कि 11th लॉर्ड है। तो सन का लिंक 11th हाउस से भी हो रहा है और सन 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन फॉर गवर्नमेंट सर्विस। जुपिटर पर आ जाते हैं, ये कंबस्टेड है जुपिटर, ध्यान रखना। तो कंबशन का भी यहाँ पे, मगर इन दोनों के बीच की डिग्रीज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 8 डिग्री का तो उतना वीक नहीं होगा। जुपिटर भी यहाँ पर देखिए आप, ये 6th लॉर्ड होकर छठे भाव से भी लिंक हो गया इसका, और ये 10th हाउस को देख रहा है। तो हमने जो भाव देखे हैं 1st हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, तो 6th लॉर्ड 10th हाउस को देखता है। कंपटीशन का लॉर्ड 10वें भाव को देख रहा है, वो कंपटीशन में सक्सेस दिलवाएगा। सेंटेंस ये बनता है आपका, कंपटीशन का लॉर्ड आपको 10वें भाव में सक्सेस दिलवा सकता है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो ये जुपिटर भी इस चीज को देख रहा है। तो देखिए सन और जुपिटर दोनों का 10वें भाव से लिंक हो गया, जुपिटर का 6th हाउस से भी लिंक हो रहा है। अब हम आ जाते हैं दूसरी बात पर। देखते हैं कि यहाँ पर जुपिटर सन ने तो देख लिया, अब दशा और अंतरदशा या इस कुंडली के अंदर सबसे पहले मैं देखूंगा राजयोग कोई बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आप IAS ऑफिसर बगैर राजयोग के हो नहीं सकते। पुराने जमाने में राजा बन जाया करते थे, आज के जमाने के राजा एक्चुअल में IAS ऑफिसर्स ही होते हैं। तो कुंडली के अंदर कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं ये हम जरा यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो कुंडली में मैं देखता हूँ राजयोगों की स्थिति क्या है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग राजयोग बन रहे हैं। लग्न लॉर्ड, इसको हम केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी मानते हैं वीनस, वो 10th लॉर्ड के साथ 5th साइन में बैठा हुआ है। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है त्रिकोण में, दैट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग राजयोग। चंद्रमा जो कि 10th लॉर्ड है, वीनस जो कि लग्न लॉर्ड है, त्रिकोण का स्वामी हो गया। लग्न को त्रिकोण और केंद्र दोनों मानते हैं, तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र के स्वामी के साथ कंजक्टेड है मून एंड वीनस का। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग राजयोगों में से एक है। नेम ऑफ फेम का कॉम्बिनेशन होता है, जब भी 10th हाउस और 5th लग्न का किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो नेम फेम का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। तो एक राजयोग बन गया, और वो भी त्रिकोण में बन रहा है तो वो और भी स्ट्रॉन्ग राजयोग हो जाता है। इस पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब मार्स जो है ये भी यहाँ पर केंद्र का लॉर्ड है, पद प्राप्ति का भाव होता है, 7th भाव उसका लॉर्ड है और धन का लॉर्ड भी है। तो 7th का लॉर्ड होकर वो लग्न लॉर्ड के साथ भी कंजक्टेड हो गया। ये दूसरा राजयोग बन गया इसी 5वें भाव के अंदर। ये शिक्षा वाला भाव है, इसके अंदर 2 राजयोग ये बन रहे हैं। साथ में इसी भाव में धनयोग हो गया है, लक्ष्मी स्थान है। तो देखिए यहाँ पे 2nd लॉर्ड यहाँ पर आके बैठ गया, ये अपना आप में धन योग बनता है, दूसरे भाव का स्वामी।
इसी तरीके से यहाँ पर धन योग इसलिए बन गया। लग्न लॉर्ड भी फिफ्थ हाउस में आ जाए, ये भी एक धन योग बनता है, चौथा योग। और लग्न लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड दोनों भी इस भाव में बैठे हुए हैं, तो तीन धन योग बन रहे हैं, यहाँ पे दो राजयोग बन रहे हैं। ये तीन प्लेनेट ही इतने तरीके के योग बना रहे हैं। फिर इसमें यहाँ पे अमात्य कारक एम के वी वीनस है, वो भी इसी भाव में आकर बैठ गया है। तो इस तरीके से इस कुंडली के अंदर मैंने आपको बता दिया 5 योग बन रहे हैं, उसमें 2 सबसे स्ट्रॉन्ग राजयोगों में से 2 योग बन रहे हैं। साथ साथ में आपका यहाँ पर धन योग भी फॉर्म हो रहा है। एक और राजयोग बन रहा है, यहाँ पे देखिएगा छठा, ये जुपिटर डेबिलिटेटेड है, नीच का है, मगर उसे सैटर्न उसी राशि का लॉर्ड देख रहा है, तो नीच भंग राजयोग भी यहाँ पर बन रहा है। नीच भंग राजयोग शुरू में डिफिकल्टी देता है, मगर बाद में बहुत सक्सेस देता है, आपको बहुत राइज कर देता है। तो इतने सारे राजयोग इस कुंडली के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। अब मैं जेमिनी के राजयोगों की बात करूंगा। तो जेमिनी के राजयोगों में जो प्लेनेट इन्वॉल्व होते हैं वो होता है एम के, डी के, ई के और ए के। आत्मकारक, अमात्यकारक, दाराकारक और पुत्र कारक, ये एक दूसरे को एस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ बैठ जाएं। और एक इन्वॉल्व होता है वीनस एंड मून, चंद्रमा और शुक्र एक साथ कहीं भी आ जाएं या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो। तो देखिए अमात्य कारक वीनस, आत्मकारक मार्स के साथ बैठा हुआ है, पहला राजयोग। फर्दर दूसरा राजयोग इस कुंडली के अंदर बन रहा है, वीनस और मून दोनों कंजक्टेड है एक ही भाव में, ये दूसरा राजयोग हो गया D1 के अंदर जेमिनी का। तीसरा डीके एंड पीके, डीके देखिए सैटर्न है और पीके सन है, वो एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 8 साइन में डीके है और 10 साइन में सन है। 8 साइन 10 साइन को एस्पेक्ट करता है जेमिनी राशि एस्पेक्ट में। जिसने जेमिनी सीरीज नहीं देखी है वो देख ले, वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो ये 3 राजयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं बड़े इजीली। अब मैं D9 के अंदर चला जाता हूं कि कोई राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है। D9 में जेमिनी के राजयोग की बात करूंगा। तो D9 में जेमिनी का केवल एक ही राजयोग बन रहा है, ज्यादा राजयोग नहीं बन रहे हैं, कम हो जाएंगे। तो D9 में जब राजयोग कम हो जाते हैं तो जैसे फल D1 से मिलते हैं उनमें थोड़ा कमी आ जाती है। तो यहाँ पे राजयोग मार्स और वीनस कंजक्टेड है, तो वो दोनों अमात्य कारक और आत्मकारक दोनों एक साथ कंजक्टेड है, तो ये एक और राजयोग फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो जब D9 में राजयोग कम हो जाए, जेमिनी सूत्र ये है D1 से, तो उस नेटिव को सक्सेस मिल जाती है, मगर आगे उस को प्रोफेशन में डिफिकल्टीज आती हैं। तो इन्हें भी काफी डिफिकल्टीज आई थी, ये भी काफी कंट्रोवर्सी में रहे थे। इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, मैंने सब राजयोगों की बात कर ली। तो इस तरीके से कुंडली सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, जो भी क्राइटेरिया होने चाहिए। इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जो सभी को सीखने के लिए मिलेगी, जो बहुत ज्यादा दिनों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उन्हें भी मैं हमें बताने की कोशिश करूंगा। जितने भी लोग जो कि रिमार्केबल अचीवमेंट अचीव करते हैं, बहुत अलग से अचीव करते हैं, जो नॉर्मली लोग नहीं अचीव कर पाते, ऐसे लोगों की कुंडलियों में आप हमेशा एनालिसिस करना। जो भी प्लैनेट्स है, मैक्सिमम प्लैनेट या तो बिगिनिंग ऑफ हाउस में होंगे या लास्ट ऑफ हाउस में होंगे। ऐसा पर्सन जब बॉर्न होता है तो प्लैनेट अपनी राशियां बदल के आते हैं या बदलते हैं। ये सूत्र आप नोट कर लेना, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। और ये बहुत ज्यादा रिसर्च का, मेरे पास 30 के करीब IAS ऑफिसर्स और इस तरीके की कुंडलियां हैं, उनमें भी मैंने एनालाइज किया है। बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियों में एनालाइज किया है। जो सूत्र मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैक्सिमम प्लैनेट या तो अपनी नई राशियों में एंटर हुए होंगे, मतलब स्टार्टिंग की डिग्री में होंगे, या वो राशियों से निकलने वाले होंगे, एंड की डिग्रियों में होंगे। वैसे तो हम उन्हें कमजोर कहते हैं, मगर ज्यादातर प्लैनेट इन पोजीशंस में हो तो वो एक दूसरे को स्ट्रोंगर कर देते हैं और कुंडली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इस कुंडली में मैं आपको दिखाता हूँ। राहु की डिग्री 0 डिग्री है, कुछ मिनट्स है, मैंने लिखी नहीं है। केतु की डिग्री नेचुरली 0 डिग्री होगी, 2 प्लैनेट। सैटर्न की केवल 3 डिग्री है, इसके बाद जुपिटर की केवल 3 डिग्री है। तो ये 4 प्लैनेट की डिग्री तो बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद जब मैं आ जाता हूँ, मून 24 डिग्री है, मार्स 29 डिग्री है, वीनस 28 डिग्री है, मरकरी 24 डिग्री है। तो ये 4 प्लैनेट्स आपके बहुत हायर डिग्रीज पर अवेलेबल है इस कुंडली के अंदर। तो जो भी लोग आपके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उनके मैक्सिमम प्लैनेट्स या तो राशियों में आए हुए, उन्हें ज्यादा वक्त नहीं होता है, या जिन राशियों में उनसे वो जल्दी ही बाहर निकलने वाले होते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन है जिसे आप नोटिस कर सकते हो। तो और मैं अब आपको बताता हूं कि इनका जब सिलेक्शन हुआ था, तो सिलेक्शन के टाइम की दशाओं को हम थोड़ा करेंगे और ट्रांजिट को एनालाइज करेंगे। तो दशाएं थी जब इनका सिलेक्शन में हुआ था,
आपने ये ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है 25 जनवरी 1985, टाइम ऑफ बर्थ है 15, ये AM है एक्चुअली, मॉर्निंग का, रात में जो होता है 15 AM। और ये दोनों चीजें हो गई हमारी। आगरा का बर्थ प्लेस है, यूपी आगरा का। अब हम इनकी दशाओं पर आ जाते हैं। तो दशा है जब 2009 सितंबर के आसपास इनका सिलेक्शन हुआ था। आईएएस का जो सिलेक्शन होता है वो कोई छोटा प्रोसेस नहीं है। आईएएस की जब एक पर्सन ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करता है, या जो ऑलरेडी ऐसी फैमिली से होते हैं वो पहले से ही करके आ रहे होते हैं, तब से लेकर एक लंबा प्रोसेस होता है, तभी भी किसी का भी सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले प्रीलिम वो देता है, इसके बाद प्रीलिम के बाद रिजल्ट आने के बाद मेंस की तैयारी करता है, मेंस का एग्जाम देगा, इसके बाद सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा, और वो वहां तक ट्रेनिंग पे पहुंचने के बाद ट्रेनिंग होगी, फिर अपॉइंटमेंट लेटर मिलते मिलते ये 1 से 2 साल तक का लंबा टाइम होता है। तो इसमें क्या होता है कि अंतरदशाओं को थोड़ा केयरफुली देखने की जरूरत होती है। सिलेक्शन के टाइम ही जरूरी नहीं है वो एप्रोप्रिएट अंतरदशा हो, वो पहले से ही चल रही होगी, या सिलेक्शन 1-2 अंतरदशाएं बदल भी जाती है। इतने लंबे पीरियड का ये काम होता है आईएएस में सिलेक्शन का। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन में टाइम लगता है। आप एक एग्जाम देके जाते हो, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपको इंटरव्यू कॉल होगा, इंटरव्यू देने जाओगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर कहीं जाके अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो इट इज ए लॉन्गर प्रोसेस। तो हम इसको इसी तरीके से देखेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि दशाएं कैसी थी, और उससे क्या है, आप खुद भी ये कुंडली बना लेना, जिससे मैं जो बातें बता रहा हूं उन्हें आप वेरीफाई करते रहे। कई बार मैं भी कई सारी चीजों को मिस कर जाता हूँ। सैटर्न मार्स की दशा थी, स्थिति देखते हैं क्या हाल है, ये कुछ बता रहे हैं क्या। अब देखिए इस कुंडली में 10 साइन है, ये 11 साइन है। सैटर्न अति योग कारक है इस कुंडली के लिए, अति योग कारक है। भाव भी ठीक ही है उसका, दूसरे भाव में बैठा हुआ है, हालांकि राहु केतु एक्सिस पर है, पर ठीक है, दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है। अति योग कारक प्लेनेट की दशा है, तो अति योग कारक प्लेनेट अपनी दशाओं में अच्छे फल देगा। इस कुंडली के लिए बेस्ट प्लेनेट हो गया है। अब जो अंतरदशा थी वो मार्स की थी। तो मार्स क्या कर रहा है, देखिए यहां पर मार्स से एक तो इस कुंडली के लिए सबसे बड़ी बात यह है, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग में इन्वॉल्व है। 5वें भाव में आकर बैठ गया है, 7th भाव का लॉर्ड है, जो कि अल्टरनेट प्रोफेशन का भाव है, ध्यान रखना। 7th भाव को भी पद प्राप्ति का भाव बोलते हैं। तो आपको जब भी प्रोफेशन से रिलेटेड देखो तो 7th भाव अल्टरनेट भाव होता है, 10वें से 10वां होता है। तो मार्स भी इसको जस्टिफाई कर रहा है। फर्दर मार्स, और ये मार्स 11th भाव को देख रहा है, लाभ भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, वो भी एक पॉइंट है। ये 10th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, कितने सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। देखिए 7th लॉर्ड हो गया, वो भी पद प्राप्ति कराता है। ये मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा कि जो बहुत गुड, बहुत सिंपल चीजों से मैं इवेंट को एक्सप्लेन करूंगा। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं बनाया है। मैं ना डिस्पोजिटर को ले रहा हूं, ना नक्षत्र को ले रहा हूं, ना नक्षत्र लॉर्ड को ले रहा हूं। जो नॉर्मल चीजें हैं उनको लेके देखिए मैं इवेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। और आप भी यही ट्राई करेंगे। जबरदस्ती फिटोलॉजी नहीं करनी कि हमें कोई भी इवेंट जस्टिफाई करना है तो हम कैसे भी कर दें। आपको ये बिल्कुल समझ में आएगी। जस्टिफाइड पॉइंट है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कहीं से भी पकड़ कर नहीं लाया हुआ हूं। देखिए 7th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड 10 से 10th होता है, उसको प्रोफेशन के लिए देखते हैं, पद प्राप्ति का भाव है। फिर ये 10th लॉर्ड के साथ देखिए कंजक्टेड है, 10th भाव से लिंक हो जाना चाहिए, बस दैट्स ऑल। 10th लॉर्ड से कंजक्ट हो गया है, और ये लग्न से भी कंजक्ट हो गया। लग्न भी कोई भी काम करवा सकती है लग्न लॉर्ड से, और ये इनके साथ राजयोग बना रहा है। तो राजयोग कारक प्लेनेट है, पद प्राप्ति वाला प्लेनेट है, तो ये आपका काम करा सकता है। तो इसलिए ये दशा बहुत अप्रोप्रिएट है। अब योगनी दशा भी हम लगाते हैं। तो योगनी दशा थी राहु और मार्स की, तो फिर मार्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। और राहु एक्चुअली सैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसलिए सैटर्न की दशा है तो राहु का भी रोल हो गया, या सैटर्न राहु को एस्पेक्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं हम चर दशा को हम लगाते हैं, वो एरीज की दशा है। एरीज साइन ये रहा 7वें भाव में। तो वैसे अल्टरनेट प्रोफेशन है, अभी मैंने बताया था, उसकी राशि दशा है। अब राशि दशाओं में क्या होता है कि मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया था फर्स्ट सैलरी का। पद लगने से 11वें भाव की दशा है, ये पद लगना है, ध्यान से देखिएगा। तो पद लगने से 11वां भाव, पद लगने से 10वें या 11वें भाव की दशा
पद प्राप्ति के काम आती है, प्रोफेशनल राइज के काम आती है। ये कॉम्बिनेशन है, मैं आपको ऑलरेडी जेमिनी पूरी करा चुका हूं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। पद लग्न या आरूढ़ लग्न जिसे बोलते हैं, उससे 11वें भाव की दशा है। कारकांश लग्न से भी 11वें भाव की दशा है, जो कि लाभ करवाएगी। अंतरदशा भी उसी की है। इसी तरीके से इससे 11वें भाव में अमात्य कारक बैठा हुआ है। तो दशा राशि दशा से 11th हाउस में पद लग्न हो या पद लग्न से 11th हाउस में राशि दशा हो, अमात्य कारक हो राशि दशा से, तो वो राशि दशा आपको पद प्राप्ति और लाभ का पद देती है। तो ये यहां पर इस तरीके से जस्टिफाई हो गया। जो भाई पूछते हैं कि जेमिनी के हिसाब से प्रेडिक्शन के मैं और वीडियोस डालूं, तो जेमिनी में यही प्रेडिक्शन है, बस आपने लिंक कर दिया उसको। जेमिनी से मैंने यहां पर लिंक कर दिया है डायरेक्ट। 7th भाव है, अब 7वें भाव की राशि दशा है, तो वो 7वें भाव का रिजल्ट भी तो दे देगी साथ के साथ। इसी तरीके से देखते हैं अब हम, क्योंकि हमने D1 में कर लिया जस्टिफिकेशन, तो D9 में भी थोड़ा सा देखेंगे। तीनों राशियों से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। और एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे एजुकेशन में एक्सप्लेन करना भूल गया था। आप इनकी एजुकेशन, इन्होंने इंजीनियरिंग की थी पहले, और इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने नॉर्मल आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से इन्होंने IAS की एग्जाम दी थी। तो देखिए इंजीनियरिंग यहाँ पर जो 5th भाव है उसका लॉर्ड अपना आप में मेलिफिक है, और मेलिफिक प्लैनेट मार्स बैठा हुआ है, तो वो इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस या 5th लॉर्ड पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो या उनका इन्फ्लुएंस हो, तो ऐसा नेटिव इंजीनियरिंग करता है। मगर यहाँ पर मून और वीनस भी आकर बैठ गए, तो मून और वीनस ये जस्टिफाई करते हैं कि इन्होंने ह्यूमैनिटीज या कोई सॉफ्ट सब्जेक्ट लेकर कोई भी पढ़ाई आगे की होगी। तो वो यहाँ पर जस्टिफिकेशन हो रहा है कि इन्होंने बाद में ह्यूमैनिटीज भी ली हुई है। इस तरीके की एजुकेशन है। अब 5th हाउस के अंदर कई सारे प्लैनेट्स की क्राउडिंग है, वो इंडिकेट करती है कि मल्टीपल टाइप ऑफ एजुकेशन रही होगी इनकी, जो कि रही है। कई तरीके की इन्होंने एजुकेशन ली होगी, ये इंडिकेट करता है। 5th हाउस के अंदर बहुत सारे प्लैनेट है। तो अब आ जाता हूं मैं D9 चार्ट में, इसको जस्टिफाई करता हूं राशियों को। तो ये दशा, ये आपका यहाँ पर D9 चार्ट के अंदर हम देखते हैं तो सैटर्न की दशा है। तो सैटर्न को आप देखिए 5th हाउस के अंदर है। सैटर्न 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो 5th हाउस भी एक तरीके से एजुकेशनल एक्सेल करेगा बंदे को। मगर जो मार्स की अंतरदशा है वो देख लीजिए 10th हाउस को यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है, साथ में 11th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। जो सैटर्न है वो भी 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया, जब भी प्रोफेशन लगता है 10th के साथ 11th हाउस को भी देखना है। तो यहाँ पे सैटर्न और मार्स दोनों आपके, मार्स तो 10th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है अंतरदशा लॉर्ड, और दशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड दोनों 11th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और सैटर्न 11th हाउस लॉर्ड भी है। तो जब भी प्रोफेशन मिलता है उससे हमें अर्निंग होती है, लाभ मिलता है। तो प्रोफेशन और लाभ भाव दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर भी लिंकिंग हो जाती है। अब मैं D10 चार्ट पर भी चला जाता हूं। इसमें आप देखिए D10 चार्ट के अंदर, D10 चार्ट में जैसा मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता गया हूं कि आपको लगने से तो देखना ही है, मगर प्रोफेशन के लिए जो मेन हाउस होता है 10 से 10th होता है, वो 7वां भाव हो जाता है। D10 का 10th भाव को आप लग्न बनाकर देखेंगे तो उससे 10वां भाव 7वां भाव हो जाता है। उसके अंदर 6 साइन है, और जो दशा लॉर्ड है वो उसके लॉर्ड के साथ कंजक्टेड है। देखिए मरकरी और सैटर्न का कंजंक्शन हो रखा है। तो जो दशा है वो इस तरीके से यहाँ पर इस चीज को जस्टिफाई कर रही है। इसी तरीके से यदि मैं मार्स को देखूं तो इसकी लग्न से 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। मार्स लग्न से 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, ये यहां पर। तो हम इस तरीके से इन चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर ट्रांजिट क्या उस टाइम कुछ सेटिस्फाई हो रहा था। तो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा था कैप्रिकॉन में रेट्रोगेट, सैटर्न ट्रांजिट कर रहा था लियो में, और वीनस ट्रांजिट कर रहा था कैंसर में। वीनस क्योंकि लग्न लॉर्ड है। इन तीनों का मैंने ट्रांजिट यहाँ पर नोट किया है, तो कुछ बनता है क्या देखते हैं। सैटर्न 5 साइन में ट्रांजिट कर रहा था, तो 5 साइन में ट्रांजिट करेगा तो 1 2 3 ये लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है देखिए, और 7th दृष्टि से लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड दोनों को एस्पेक्ट कर रहा है। तो सैटर्न मल्टीपल वे में आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डबल ट्रांजिट में लग्न को ऑलवेज इन्वॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। डबल ट्रांजिट उसी भाव पे नहीं देखना है, लग्न को जरूर इन्फ्लुएंस करना है। तो सैटर्न यहाँ पर 5 साइन से लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, और 7th दृष्टि से वो लग्न लॉर्ड एज वेल एज 10th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। 11th हाउस में वो ट्रांजिट कर ही रहा है। तो सभी रेलिवेंट हाउसेस ट्रांजिट में
इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आ जाता हूं मैं, जुपिटर 10 साइन में ट्रांजिट कर रहा था, ये 10 साइन रहा जुपिटर। तो 10 साइन से देखिए वो 10th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, 10 साइन से 10th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है यहां पर। तो जुपिटर भी डबल ट्रांजिट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वीनस उस टाइम 4 साइन में ट्रांजिट कर रहा था, तो वीनस का भी रोल है। तो देखिए वीनस क्यों लिया है मैंने, लग्न लॉर्ड है जो कि 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, तो ट्रांजिट की कंडीशन भी परफेक्टली मीट हो रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी कुंडली में ये सारी चीजें देखेंगे जो मैंने बताया है। हमें राजयोग देखने हैं, राजयोग बन रहे होंगे तभी गवर्नमेंट जॉब या कोई अच्छी पोस्ट मिलने वाली है, यूपीएससी क्लियर होगी। यदि कुंडली में राजयोग नहीं बन रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसी तरीके से जुपिटर और सन का उनको इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट दशा होनी चाहिए जब आप एग्जाम दे रहे हो। उनमें आपका जो भी ऐसे प्लेनेट की दशा होना चाहिए जो आपकी कुंडली के लिए योग कारक है, उनका 10th हाउस से कोई लिंक बन रहा है, लग्न से कोई लिंक बन रहा है, 11th हाउस से कोई लिंक बन रहा है, इस तरीके के प्लैनेट्स की दशा होनी चाहिए, ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होते हैं। तो मेरा ये प्रयास था एक बहुत अनोखी कुंडली को एनालाइज करने का, कुछ मैंने चीजें बताने की आपको कोशिश की। आपको मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वेराइटीज ऑफ थिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ कुंडलीज, अलग अलग तरीके की कुंडली, मेरा जो 20-25 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, और उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता ही रहेगा। और कमेंट जरूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, और यदि आपको कोई चीज कमी लगी हो तो भी आप कमेंट करें। आपके कमेंट्स का ऑलवेज वेलकम है। नमस्कार।